बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने आज क्लास 9 के अंदर चैप्टर 8 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 8 है प्लांट्स फिजियोलॉजी और ये हमारा क्रैश कोर्स का 26 लेक्चर है। इसके अंदर जो एसएलओज हमने डिस्कस करने हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। इस एसएलओ को हमने डिस्कस करना है। तो इस वर्कशीट के अंदर सबसे पहले हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब हमने देखना है कि मिनरल्स जो हैं वो रूट से कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब बेसिकली हमने मिनरल्स और वाटर दोनों की बातें करनी है। तो यहां पर देखें, अनयूजेबल मिनरल्स, प्लांट्स कैन नॉट ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम द वाटर इन द सॉइल। अब ये नहीं होता कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली खुद से उन मिनरल्स को नहीं ले सकता। अब वो कहते हैं प्लांट कैन नॉट ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम वाटर इन द सॉइल। व्हेन मिनरल्स आर स्टक टू द सॉइल पार्टिकल्स एंड नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, प्लांट्स कांट यूज देम। यानी कि जब तक जो मिनरल्स होते हैं वो जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक वो मिनरल्स प्लांट्स तक नहीं पहुंच सकते। पहले उन्होंने वाटर के अंदर डिजॉल्व होना है, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद फिर प्लांट उनको कैरी करता है। ओनली दोज मिनरल्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट दैट आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर। यानी कि ऐसे मिनरल्स जो कि पानी में डिजॉल्व होंगे वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर जा सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। आगे चलते हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व। अब देखें, हमने देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें वाटर और मिनरल्स जो है उनकी इनटेक होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स थ्रू रूट सेल्स। ये पहली इंपॉर्टेंट बात और एमसीक्यू भी है कि रूट सेल के जरिए से प्लांट जो है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो जमीन के अंदर एंकर की हुई होती हैं। यूजिंग बोथ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। अब पैसिव जो होती है ये याद रखिएगा, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादा मिकदार से, यानी कि ज़्यादा ग्रेडियंट से लेस ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होती है। इसे कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये क्या होती है, अप हिल मूवमेंट होती है, यानी कि लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट की तरफ होती है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें हमने देखना है, नंबर फर्स्ट पे जो बात हम डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सिंपल अगर देखा जाए तो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से इसको हम देखेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल की मूवमेंट होती है। अब हाई से लो की तरफ होगी तो एनर्जी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। किसके जरिए से, मुख्तलिफ आप देखेंगे, ये रूट की एपिडर्मल से होगी। अब सॉइल में देखेंगे तो बेसिकली मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, पैसिव अपटेक हैपेंस थ्रू डिफ्यूजन एज मिनरल्स मूव अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहां पर लिखा हुआ है अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यह है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके लिए हम वर्ड बोलेंगे अलोंग। जब हम बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर ये होगा लो से हाई की तरफ हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलोंग एंड अगेंस्ट। अलोंग की बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और जब अगेंस्ट की बात करेंगे तब होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो डिफ्यूजन होती है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इसको हम डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं। डाउन हिल मूवमेंट यानी कि एक पहाड़ी है, उससे नीचे एक मटीरियल आना है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ी से कोई भी पत्थर आप नीचे फेंके तो वो नीचे ढलवान की तरफ चला जाता है। तो ये कैसे होता है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब व्हाट आर द प्लाज्मोडेस्माटा, हमने ऑलरेडी बात की है कि ये एक सेल है प्लांट का। सपोज करें ये एक सेल हम देख रहे हैं, इस एक प्लांट सेल और दूसरे प्लांट सेल के दरमियान में यहाँ पर क्या बनते हैं, ये लिंक है, ये चैनल है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं।
तो ये जो मटेरियल की मूवमेंट होती है यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में, वो किससे होती है? ये प्लाज्मोडेस्माटा से हो रही है। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, इनसे मटेरियल की मूवमेंट हो रही है। ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल जो है वो कनेक्शन होते हैं। रूट के मल्टीपल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल है, कॉर्टेक्स सेल्स हैं, इनमें आपस में लिंक होता है। यानी कि रूट कॉर्टेक्स सेल, एपिडर्मल सेल्स, पेरिसाइकल बिफोर रीचिंग द जाइलम, यानी कि ये मुख्तलिफ इसके क्या है सेल्स हैं जिनके अंदर ये इसकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ये एक सेल, फिर नेक्स्ट सेल आ जाता है, फिर नेक्स्ट सेल आ जाता है, ये सेल आपके। अब आपने देखना है मूवमेंट होनी है, ये सेल के अंदर एक मटेरियल इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, यानी कि एक सेल से नेक्स्ट सेल, फिर नेक्स्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कॉर्टेक्स हैं, देन आप कह सकते हैं एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, जाइलम तक इस तरह से ये इसकी मूवमेंट होती है। ये मल्टीपल इसके सेल्स होते हैं। दे आर पुल्ड अप बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वो उसको पुल अप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने क्या देखना है कि कंसंट्रेशन क्या है, एक जगह पे हाई है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन हाई से लो की तरफ खुद से ये नहीं जा सकते, ये मॉलिक्यूल खुद से नहीं जा सकते, इनको ना कोई प्रोटीन चाहिए होती है, कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन के जरिए से मूवमेंट इसकी होती है, इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल इनटू द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। किसके जरिए से? सेल मेम्ब्रेन के जरिए से। इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन, कौन? प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन, वो जो कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं, यानी कि कुछ ये मॉलिक्यूल जो है कैरियर प्रोटीन जो है कैरी करके लेके जा रही होती है, होता ये हायर से लोअर की जानब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। दीज कैरियर प्रोटीन्स आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑफ द एपिडर्मल एंड अदर सेल्स। फिर आ जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं ये क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें, इट रिक्वायर्स एनर्जी। हमने कहा ये कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लो से हाई की तरफ होगी तो इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? ये भी हमने बात की कि वो ATP से आती है। इट रिक्वायर एनर्जी एंड अलाउ प्लांट्स टू टेक मिनरल्स इवन व्हेन देयर कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द रूट सेल इज हायर देन द सॉइल, यानी कि सॉइल में कम है, रूट के सेल में ज़्यादा है, फिर भी रूट्स के सेल में आनी है, तो इसके लिए क्या होगी? ATP रिक्वायर होगा। और इसके लिए क्या इस्तेमाल होती हैं? याद रखेंगे, यहाँ पर पंपिंग प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं, पंपिंग प्रोटीन, तो ये इसको पंप करवाती हैं बेसिकली। फिर है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव एंड रिलायस ऑन द रेस्पिरेशन। सम आयंस कैन आल्सो मूव थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, वो सिंपली डिफ्यूजन के हवाले से बात होगी। ये तो आयंस की बात थी कि आयंस की जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल से रूट सेल के अंदर, तो वो हमने देखा है कि 4 टाइप्स हमने देखी हैं, जिसमें डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हमने की है। अब हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। जहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट पे है जी न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन, एक होती है न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होती है, या तो वो ज़रूरी होती है सेल के लिए, या फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट का हासिल करना, उससे एनर्जी गेन करना, उसको बॉडी में यूज़ करना, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द टर्म न्यूट्रिशन इज अप्लाइड ऑल द प्रोसेसेस that are involved in the utilization of nutrient in the growth and in various metabolic activities। यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उसका मुकम्मल जो है वो यूज़ जो है उसको हासिल करना, उसको यूज़ करना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे ऑब्टेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया, इनको यूटिलाइज किया फोटोसिंथेसिस में, और इससे क्या बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। तो इसको हम यूँ लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और इसको यूटिलाइज किया और बनाया ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज इसने बना लिया है मुकम्मल तौर पे इन दोनों कंपाउंड को यूज़ करके, तो ये इसका क्या है, हम कहते हैं ये प्रोसेस एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम अफेक्ट द प्लांट्स। ठीक हो गया, ज़ाहिर सी बात है इनका भी मतलब होता है, अगर प्लांट्स में मैग्नीशियम नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो क्लोरोफिल का बनना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम अफेक्ट द प्लांट। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट्स में क्या इफेक्ट करती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द प्लांट बॉडी, मोस्ट अबंडेंट है जी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स कैन लीड टू द सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, प्लांट्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं। येलो इसलिए हो जाते हैं, बेसिकली उसमें क्लोरोफिल नहीं बन सकता होता, येलोइंग ऑफ लीफ। इट कैन इनहिबिट क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक नाइट्रोजन प्लस मैग्नीशियम, ये दोनों का होना ज़रूरी है यहाँ, एब्सेंस ऑफ मैनी अमाइनो एसिड। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी देखेंगे, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन द प्लांट कैन लीड टू द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में भी लीव्स क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं बनता, क्लोरोफिल इसमें भी नहीं बनता, क्लोरोफिल यहाँ पर नहीं बनता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, वो प्लांट्स वीक होंगे, क्लोरोसिस होगी, वो येलो होंगे, सो ऑन, ये हम बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से देखें, द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज इंक्लूड आयरन, इसमें आयरन है, बोरोन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम। देखें अगेन से, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिसमें एक आयरन आ गया, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड आ गए। तो इसमें देखें आपने पहले क्या करनी है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट है। तो टू पार्ट यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह साथ मैक्रो आ जाएगा, तो मैक्रो की डेफिनेशन क्या है, द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी दैट आर नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी गया और एग्जांपल भी लिखी गई। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इसमें एक नाइट्रोजन है, फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इसमें आप कार्बन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आप मेनली इनको भी लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम मौजूद है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड इट्स टाइप्स। ऑस्मोसिस को डिफाइन करना है और इसकी टाइप्स को डिफाइन करना है। ऑस्मोसिस क्या होता है, याद रखिएगा, ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, स्पेसिफिकली आपने याद रखना है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी कहाँ से होनी है, याद रखिएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी, थ्रू पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली। एंडोऑस्मोसिस, इफ वाटर मूव्स इनटू अ सेल थ्रू ऑस्मोसिस। Endosmosis, if water moves into a cell through osmosis, it is called endosmosis. Exosmosis, जब ये देखो, एंडो का मतलब है जब पानी सेल में दाखिल हुआ तो एंडोस्मोसिस, जब पानी सेल से जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस कहेंगे। इफ वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, इट इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। यानी कि ये आपके पास सेल है, सेल में अब होता क्या है, पानी आ रहा है तो एंडो, पानी जा रहा है तो एक्सो, बड़ी सिंपल सी वे में। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अपटेक बाय प्लांट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाथवे, हमने देखना है पाथवे ऑफ वाटर फ्लो इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, द सेल वॉल अलाउ द वाटर एंड मिनरल्स टू पास थ्रू
फ्रीली, यानी कि सबसे पहले जो सेल आते हैं, बाहर जो सेल आएंगे वो किसके होंगे, हमने कहा ये सेल हैं जी एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। फिर हमने देखना है ये कौन से सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। कॉर्टेक्स के सेल के बाद आप कह सकते हैं कि ये जी एंडोडर्मस है। एंडोडर्मस के बाद आप कहते हैं कि जी ये पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के बाद आप कहते हैं ये जाइलम के सेल। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा, आपने कहा वाटर प्लस मिनरल, ये दोनों जो है वो पैसिवली आ जाते हैं। इन एपिडर्मल सेल द रूट्स द सेल वॉल अलाउज वाटर एंड मिनरल्स पास थ्रू फ्रीली, यानी कि आसानी से आ जाते हैं यहाँ पर। हाउएवर द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेल मेम्ब्रेन का मसला होता है, सेल वॉल नहीं रोकती, सेल वॉल आने देती है किसी भी मटेरियल को, वो परमिएबल होती है, वो पैसेज वे होती है, वो किसी चीज़ को रोकती नहीं है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये परमिएबल नहीं होती, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये यानी कि कुछ को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। मीनिंग इट ओनली अलाउस सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। वाटर एंटरिंग द एपिडर्मल सेल फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, मूविंग थ्रू द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल एंड फाइनली टू द जाइलम। यानी कि आपने कहा पहले एपिडर्मस से आए, फिर कॉर्टेक्स में आ गए, फिर आप एंडोडर्मस में, देन पेरिसाइकल में, देन जाइलम में। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। फिर हमने कहा कि इनके दरमियान में कनेक्शन भी होते हैं, कनेक्शन को प्लाज्मोडेल्मेटा का नाम दिया हमने। तो मटेरियल यहाँ पे अगर देखें तो कैसे मूव करके आता है, यहाँ से पानी आया है तो ये मटेरियल आ रहा है इस तरह से, ये इस तरह से आ रहा है। तो ये एक पैसेज वे होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। आगे चलते हैं जी हम एमसीक्यू की जानब। हमारे एमसीक्यू में देखते हैं जी क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखने हैं। नंबर फर्स्ट, द सब्सटेंस आर कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने देखना है कि क्या है। अब हमने वो सब्सटेंस का नाम बताना है, वो क्या होती है। क्या वो कार्बन है? कार्बन देखें तो वो कार्बन के हवाले से हम देखें तो वो क्या है, यहाँ पर सब्सटेंस और कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसके लिए हमने न्यूट्रेंट बताना है। न्यूट्रेंट, इसके लिए न्यूट्रेंट होगा। ऑप्शन डी में ये है बायो एलिमेंट, बायो एलिमेंट, बायो एलिमेंट आपने याद रखना, बायो एलिमेंट। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन बीटा है, दैट इज न्यूट्रेंट आपका आंसर, यानी कि 1 के लिए ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट को इनटेक किया है और प्रोसेस किया है, उसको यूज किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर एल, इसमें देखिएगा देयर आर डैश मैक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? अगर हम एनिमल्स के लिए देखें तो याद रखिएगा वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। ये हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए। अगर प्लांट्स के लिए देखें तो वो कौन से हैं जी, वो 9 है। आपका आंसर है ऑप्शन बीटा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर चार्ली और ये बी इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है एनिमल्स के लिए, लेकिन यहाँ प्लांट्स के लिए इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर यहाँ पे बीटा है, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। आगे चलते हैं, अ की न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। अब हमने कहा क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन भी रिक्वायर होती है और मैग्नीशियम भी रिक्वायर होती है। देखिएगा यहाँ पे कार्बन रिक्वायर होती है, लेकिन की उसने कहा यहाँ पे की न्यूट्रिएंट है, की न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन भी है नहीं है, की न्यूट्रिएंट में ऑक्सीजन भी नहीं है। आपका आंसर है यहाँ पर डेल्टा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स को देखें, जब सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं कि उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो वो नाइट्रोजन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमने देखना है जी। इसमें देखते हैं जी, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो नंबर फर्स्ट अमोनियम नाइट्रेट प्रोवाइड की जाती है, यूरिया भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, डेल्टा इज करेक्ट, नाइट्रोजन सल्फेट नहीं इस्तेमाल होती। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा जी, रूट हेयर्स आर दी एक्सटेंशंस ऑफ। देखिए हमने कहा सबसे पहले यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स हैं, इसके साथ ये रूट हेयर है, देन कॉर्टेक्स आ जाएगा,
तो कॉर्टेक्स के सेल इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एपिडर्मल सेल्स हैं, तो एपिडर्मल सेल्स की क्या होती हैं, रूट हेयर्स होती हैं, एक्सटेंशन होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है अल्फा ऑप्शन, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मल सेल, ये तीनों जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे ऑर्गन ऑफ अपटेक ऑफ मिनरल इन प्लांट्स। प्लांट्स देखें, प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो सॉइल में होता है, जाहिर सी बात है रूट्स होती हैं, तो रूट्स के जरिए से वो क्या करेंगे, मिनरल्स की अपटेक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं लीफ अपटेक नहीं करता, फ्लावर्स अपटेक नहीं करते, स्टेम अपटेक नहीं करता। तो आपका ऑप्शन है चार्ली, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हाउ मच सरफेस एरिया ऑफ द रूट हेयर इंक्रीजेस। अब रूट है, रूट का देखें ये सेल है, रूट के साथ इसके साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, रूट हेयर कह रहे हैं। ये रूट हेयर, देन नेक्स्ट ये इसके कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स के सेल आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एंड पे सबसे पहले क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल के साथ कुछ इसकी एक्सटेंशन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, रूट हेयर। आपका यहाँ पे आंसर है जी चार्ली। तो बिल्कुल देखेंगे जी, चार्ली बिल्कुल ठीक है, 50% भी रॉन्ग है, 67% एग्जैक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स अकर थ्रू। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होती है, ये देखते हैं जी। आपने ये बताया हमें ऑस्मोसिस, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कहा कि ऑस्मोसिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर सेल के अंदर आता है तो एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, हमने कहा एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। और अगर सेल से बाहर जाता है तो उसके यहाँ एक्सो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस एक्जैक्टली। तो डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड तक शेयर करना है ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक करना है, सजेशन देनी है, वहाँ पे कमेंट्स लाजमी देने हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।